हेलो एवरीवन, वेलकम टू द परीक्षा वाटिका। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग को पता ही है कि परीक्षा वाटिका पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में करवाया जाता है। आज के सीरीज में बीपीएससी के लिए हिस्ट्री की 50 एमसीक्यूज को देखेंगे। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। ये सभी एमसीक्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है हमारा कि कौन सा शासक पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन का मित्र था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन जो था यह कामरूप का शासक था। कहां का? कामरूप। कामरूप का शासक था भास्कर वर्मन। और हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन जो था यह जो था 629 ईस्वी में वल्लभी का शासक जो था उसका नाम था ध्रुवसेन। क्या नाम था? ध्रुवसेन सेकंड। इसको पराजित किया था, ठीक है, हर्षवर्धन। और बंगाल का गौर वंशीय शासक शशांक जो था, शशांक, यह हर्षवर्धन का सबसे बड़ा शत्रु था। क्या नाम था उसका? शशांक। हर्षवर्धन का शत्रु था। आगे है कि वातापी का चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो पुलकेशिन द्वितीय था, क्या नाम था उनका? यहां देख लेते हैं। पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन सेकंड। इसने हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को नर्मदा नदी के तट पर, जो जिसको रेवा भी कहा जाता था उस टाइम, रेवा नदी के तट पर रोक दिया था। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था उस टाइम। और हर्षवर्धन विंध्य के जंगल से अपनी बहन राजश्री को बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र और जंगल प्रमुख जो व्याघ्र केतु थे उनकी सहायता से खोजने में सफल हो चुका था। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और जान लेते हैं। कामरूप जो था, ये भास्कर वर्मन कामरूप का शासक जो था, यह असम का प्राचीन नाम है। कहाँ का? कामरूप जो है यह असम का प्राचीन नाम है। यहां पर लिख देते हैं असम का। ठीक है। तो ये हो गया हर्षवर्धन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, मुगल शासक अकबर ने किस वर्ष तीर्थ कर समाप्त कर दिया था? जो तीर्थ पर टैक्स लगाया जाता था उसको समाप्त कब कर दिया गया? तो ये समाप्त कर दिया था 1563 ईस्वी में मुगल शासक अकबर के द्वारा समाप्त किया गया। अगर यही बात किया जाए 1564 में, तो जजिया कर समाप्त किया था अकबर ने। कौन सा? जजिया कर समाप्त कर दिया था। 1575 में क्या किया था? तो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था। कहां पर? इबादत खाना अकबर के द्वारा बनवाया गया था फतेहपुर सीकरी में। एफएस फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था 1574 में। कब? 1574 574 1574 में मनसबदारी प्रथा शुरुआत किया था। मनसबदारी प्रथा का शुरुआत किया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है। और 1580 ईस्वी में, कब? 1580 में अकबर ने भू राजस्व के लिए अपनी मंत्री जो उसका टोडरमल था उसकी सलाह से दहसाल प्रथा शुरुआत किया था। दहसाल प्रथा। ठीक है। ये सभी फैक्ट्स को जानना बहुत जरूरी है एग्जाम के नजरिए से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गज ए सिकंदरी किसने प्रस्तुत किया था? गज ए सिकंदरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। गज ए सिकंदरी क्या था? भू मापने का एक पैमाना था। क्या था? भू माप पैमाना। इससे भूमि मापा जाता था और भूमि के मापने के 32 अंक थे। कितने? टोटल 32 अंक। इसमें से 30 इंच गज सिकंदरी का प्रयोग सिकंदर लोदी ने किया था। और उसी काल में सिकंदर लोदी के समय में संस्कृत भाषा के संगीत से संबंधित पुस्तक का अनुवाद फारसी में किया गया था, जिसके संग्रह को लज्जत ए सिकंदर शाही कहा गया। उसका नाम रखा गया लज्जत ए सिकंदर शाही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसके चित्रकार मनोहर, गोवर्धन, मंसूर, ये सभी, ये तीनों चित्रकार थे। तो उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और जहांगीर के काल में मुगल चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर था। उस टाइम बहुत चित्रकारी होता था और प्रमुख हिंदू चित्रकार जैसे बिशन दास हो गए, तुलसी मनोहर, माधव, गोवर्धन, ये सभी उसके चित्रकार थे दरबार में। और जहांगीर के दरबार में मुस्लिम चित्रकार में उस्ताद मंसूर थे
आका रिजा अबुल हसन हो गए, आका रिजा हो गए, और एक और नाम है उनका उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर, ये सभी जहांगीर के दरबार में मुस्लिम चित्रकार थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल गद्दी पर बैठने में कौन सफल रहा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मुअज्जम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मुअज्जम सफल हुआ। और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गया था। उसका 3 पुत्र मुअज्जम, आजम और कामबख्श था, और इसके बीच उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो गया। मुअज्जम अपने दोनों भाई आजम और कामबख्श को मारकर मुगल बादशाह की गद्दी पर बैठ गया। अब मुअज्जम ने अपने आप को बहादुर शाह प्रथम इस नाम से गद्दी पर बैठा, बहादुर शाह फर्स्ट, और शाह आलम प्रथम के नाम से मुगल गद्दी पर आसीन हो गया। और मुगल शासक के नाम की सूची में ना बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम प्रथम का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि मुअज्जम हो गया या बहादुर शाह प्रथम हो गया या शाह आलम प्रथम हो गया, इसको शाह ए बेखबर भी कहा जाता है। ये तो सभी एक ही है, इसको कहा जाता है शाह ए बेखबर मुअज्जम को। ठीक है, सारे फैक्ट्स देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के अनुयायी शासक इनमें से कौन है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ये सभी, उपर्युक्त डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष, ये सभी जो है शासक जैन धर्म के अनुयायी शासक थे। और हर्यक वंश का मगध शासक जो उदायीन था, उदायीन, उसकी भी बात कर लेते हैं। उदायीन जैन धर्म का अनुयायी शासक था। ठीक, ये भी जैन धर्म को मानता था। और मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो भी जैन धर्म को ही मानते थे, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय जो था बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह शासक था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? 1759 से 1806 तक। 1759 से 1806 तक था। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, और 1765 में हो जाता है क्या? इलाहाबाद की संधि। ये सभी ईयर आप लोग याद रखिएगा, बहुत काम आएगा ये सभी घटनाएं जितने भी हैं। और 1788 ईस्वी में इसी से संबंधित फैक्ट्स बता देते हैं। 1788 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को उसका ही मीर बख्शी जो सेनापति था गुलाम कादिर ने अंधा बना दिया। क्या नाम था उसका? गुलाम कादिर। 1788 में उसको अंधा बना दिया। ठीक है, स्क्रीन छोटा है इसके वजह से लिखने में नहीं हो रहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा, गुलाम कादिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के संत रामानुजाचार्य के दर्शन का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भक्ति संत रामानुजाचार्य के दर्शन का नाम विशिष्टाद्वैतवाद था। और अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? आदि शंकराचार्य। इसके संपादक कौन थे? आदि शंकराचार्य। ठीक, उसके बाद एक बार आता है द्वैताद्वैतवाद, इसके जो थे इनका नाम था निम्बारकाचार्य। क्या नाम था? निम्बारकाचार्य इसके दर्शन के संपादक थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे, वे सूफीवाद के किस सिलसिला या किस मत से संबंधित थे? बख्तियार काकी, इसका राइट आंसर हो जाएगा यह चिश्ती संप्रदाय के थे। कौन सा? चिश्ती सिलसिला से संबंध रखते थे। और सूफीवाद के विभिन्न सिलसिला जैसे कि नाम थे चिश्ती हो गया, सुहारवर्दी हो गया, कादरी सिलसिला, सतारी हो गया, नक्शबंदी, फिरदौसी हो गया, महादवी, कुबरविया हो गया, रोशनिया। लेकिन चिश्ती जो है और सुहारवर्दी और कादरी, ये तीनों बहुत ही फेमस था। तो बख्तियार काकी जो थे चिश्ती सिलसिला के मत मानते थे। और भारत में चिश्ती सिलसिला का संस्थापक जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। कौन से? उनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, इनका नाम था, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और चिश्ती के सिलसिले के संत कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो गया, हमीउद्दीन हो गया, और भी थे, फरीउद्दीन गज शकर था उसका, और एक था
शेख निजामुद्दीन औलिया, ये सभी चिश्ती संप्रदाय सिलसिला को मानने वाले मत समर्थक थे। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ में ज्योतिष पीठ कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में है ये। आदि शंकराचार्य द्वारा यह 4 पीठ में एक पीठ है जो बद्रीनाथ में, उत्तराखंड के बद्रीनाथ में स्थित है। ठीक है, बद्रीनाथ में। और शंकराचार्य कौन थे? एक ज्ञान मार्गी थे। क्या थे? ज्ञान का मार्ग करने वाले ज्ञान मार्गी थे। 4 दिशाओं में मठ की स्थापना को देश देश में एकता स्थापित करना था। कौन कौन से हैं? तो एक था श्रृंगेरी पीठ, श्रृंगेरी पीठ, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। श्रृंगेरी पीठ हो गया। ठीक है, ये कहाँ पर है? मैसूर, मैसूर, ठीक, जो कर्नाटक राज्य में है। दूसरा है शारदा पीठ। ठीक है, शारदा पीठ, शारदा पीठ कहाँ है? तो द्वारिका में है। कहाँ पर? द्वारिका, गुजरात में। ओके, अगला है गोवर्धन पीठ। क्या नाम है इसका? गोवर्धन पीठ। ठीक है, गोवर्धन पीठ, गोवर्धन पीठ कहाँ पर है? यह पुरी में है, उड़ीसा के पुरी जिला में। ठीक है, और अगला है ज्योतिष पीठ। ये 4 पीठों में अंतिम पीठ है ज्योतिष पीठ। ज्योतिष पीठ कहाँ पर है? बद्रीनाथ, जो भी बताए, उत्तराखंड जिला में है। ठीक है, इन सभी पीठों के बारे में जान लिया। श्रृंगेरी पीठ मैसूर, शारदा पीठ द्वारिका, और गोवर्धन पीठ जो है यह पुरी में, और ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ में। ओके, तो इसका राइट आंसर हो गया उत्तराखंड। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास जानने के लिए निम्न में से किस पुस्तक को स्रोत के रूप में लिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इन सभी पुस्तक, मदुरा विजयम हो गया, ए फॉरगॉटन एम्पायर, गुलशन ए इब्राहिमी, और ये तीनों जो हो गया, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा। और मदुरा विजयम को गंगा देवी ने लिखा था। इसको जो इसके लेखक जो थे, इनका नाम था गंगा देवी। ठीक है, और ए फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक कौन थे? रॉबर्ट सीवेल, इनका नाम था रॉबर्ट सीवेल। ठीक, और गुलशन ए इब्राहिमी, यह बहमनी दरबार में एक कवि था, फरिश्ता का पुस्तक है, इसका नाम था, इसके लेखक जो थे वो फरिश्ता थे, उसी ने लिखा था। तो यहाँ पर तीनों के लेखक के बारे में जान लिए। तो पुस्तक के स्रोत जो है विजयनगर साम्राज्य के इन तीनों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी से विघटित किस राज्य पर कुतुब शाही वंश का शासन था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कुतुब शाही वंश का शासन गोलकुंडा राज्य पर था, इन सब में से कहीं पर नहीं था। कहां पर था? गोलकुंडा पर था। ठीक, और 1347 में बहमनी साम्राज्य का स्थापना होता है, और अलाउद्दीन हुसैन जो था बहमन शाह द्वारा उसका स्थापना किया जाता है, और अलाउद्दीन हुसैन बहमद शाह को हसन गंगू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? हसन गंगू। किसको कहा जाता है? अलाउद्दीन हुसैन बहमन शाह, AHB। समझ गए होंगे आप लोग, स्क्रीन छोटा है, उतना लिखना संभव नहीं है, आप लोग ध्यान देते रहिएगा स्क्रीन पर। अलाउद्दीन हुसैन जो था बहमन शाह को दक्षिण भारत में गंगू नामक ब्राह्मण को संरक्षण दे दिया था, और 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण और 16वीं शताब्दी के आरंभिक जो पहला चरण था, उसमें बहमनी साम्राज्य के प्रांत 5 स्वतंत्र राज्य में बट गया था। ठीक है, तो उसके संस्थापक अलग अलग हुए थे। एक था बरार, तो उसके फतहुल्लाह खां इमादुल्लाह था, और एक था अहमदनगर, मलकी अहमद नाजिम बहरी बना था, नाजिम शाही वंश का शासक था। बीजापुर, जिसका यूसुफ आदिल शाह बना था, आदिल शाही वंश से संबंधित था। गोलकुंडा, जिसका कुली कुतुब शाह था, कुतुब शाही वंश से था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, गोलकुंडा का शासक। और बीदर एक था संस्थापक, अली बरीद, जो बरीद शाही वंश का संस्थापक, इसने संस्थापना की थी। ठीक है, निम्न में से कौन उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सभी उपर्युक्त में से एक से अधिक। मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद। ठीक है,
सभी उपनिषद है। और उपनिषद की संख्या की बात की जाए तो कुल कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं टोटल। और उपनिषद का क्या अर्थ होता है? निष्ठापूर्वक पास बैठना, यानी कि गुरु के पास शिष्य बैठ करके वेद के कठिन भाव को सरल अर्थ में समझने का प्रयास करना। और उपनिषद जो है दर्शन से संबंधित पुस्तक है। और बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। क्या नाम है? बृहदारण्यक। ठीक है। सत्यमेव जयते को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यहां पर देख लेते हैं सत्यमेव जयते, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ओके। और एक है गोपथ ब्राह्मण, इसको भी देख लेते हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में वही बताएंगे। गोपथ ब्राह्मण साहित्य जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण साहित्य है। कौन सा? अथर्ववेद का यह साहित्य है। ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हमने देख लिया। शिल्प वेद हो गया, अथर्ववेद का जो उपवेद है। अथर्ववेद में ही वशीकरण हो गया, जादू टोना हो गया, बीमारी और बीमारी के उपचार की चर्चा भी की गई है। और अथर्ववेद में अनार्य समुदाय की मान्यताओं से संबंधित कुछ बातों का उल्लेख किया गया है। तो ये सभी अथर्ववेद से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब सभी प्रश्नों को डिटेल्स में करते जा रहे हैं। 50 प्रश्न है, टाइम लगेगा, लेकिन एक प्रश्न में लगभग कई प्रश्न आपके निकले जा रहे हैं। तो जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अंत तक वीडियो को देखिए, एकदम पूरा जटिलता के साथ नहीं, बिल्कुल सरल तरीके से गहराई में आपको सभी प्रश्नों को कराया जा रहा है। तो सब्सक्राइब को भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो के अंत में। अभी देख लीजिए, कालिदास की पुस्तक मालविकाग्निमित्रम का नायक किस राजकीय वंश से संबंधित था? इसका राइट आंसर है शुंग वंश। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, शुंग वंश से संबंधित था यह। और कालिदास की पुस्तक मालविकाग्निमित्रम का एक जो है यह नाट्य रचना है, नाटक है, जिसमें नायक शुंग वंश के शासक अग्निमित्रम के बारे में चर्चा की गई है। और शुंग वंश के प्रथम शासक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो थे शुंग वंश के संस्थापक थे। ठीक है। 185 बीसी से लेकर के 149 बीसी तक। यहां पर नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, कब से कब तक? 185 बीसी टू 149 बीसी तक यह शुंग वंश का शासन किया था। और कालिदास रचित जो मालविकाग्निमित्रम एक संस्कृत नाटक है, जिसमें मालवा देश की राजकुमारी मालविका और शुंग वंश के जो विदिशा उस समय का शहर था, राजकुमार जो अग्निमित्र थे, उनके बीच की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है मालविकाग्निमित्रम में। और कालिदास जो है गुप्तकालीन साहित्यकार थे, गुप्त काल में साहित्यकार थे। कालिदास संभवतः 4वीं-5वीं सदी ईस्वी के थे, 4th-5th सेंचुरी के थे कालिदास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नगर युग्म बुद्धकालीन है? कौन सा नगर बुद्धकालीन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी जो है उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि साकेत और श्रावस्ती भी यही बुद्धकालीन था। जो कौशल महाजनपद के नगर थे क्रम में, इसका राजधानी नगर था। और चंपा अंग महाजनपद का राजधानी नगर था। कहाँ का? अंग का। ठीक है। चंपा कहाँ का था? अंग का। सबका लिखे देते हैं। बनारस काशी महाजनपद का था। कौन सा? काशी। राजगृह, और जिसको गृह व्रज भी कहा जाता था उस समय, ग्रह व्रज या गृह व्रज भी कहा जाता था, जो राजगीर मगध महाजनपद का आरंभिक राजधानी नगर भी रहा था। और कौशाम्बी जो है वत्स महाजनपद का राजधानी था। कहाँ का? वत्स महाजनपद का राजधानी था। तो ये सभी नगर जो है बुद्धकालीन से संबंधित है, इसीलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के बृहद शिलालेख से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थान जो है वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शहबाजगढ़ी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। अशोक के बृहद शिलालेख कुल 8 स्थान से प्राप्त हुए हैं, और इन 8 स्थान में 2 स्थान जो है पाकिस्तान में, 2 स्थान शहबाजगढ़ी है। एक तो ये हो गया। ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर शहबाजगढ़ी। और दूसरा जो है मनसेहरा अभिलेख, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरा कौन सा है? मनसेहरा। समझ गए? और शहबाजगढ़ी जो शहबाजगढ़ी अभिलेख है पाकिस्तान के पेशावर जिला में है। कौन सा जिला में है? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा।
शहबाजगढ़ी अभिलेख जो है पाकिस्तान के पेशावर जिला में है। ओके, और मनसेहरा जो है हजारा जिला में है। कौन सा? हजारा। मनसेहरा अभिलेख जो है दूसरा, ये हजारा जिला में स्थित है पाकिस्तान में। 8 अभिलेख में से अशोक के 2 अभिलेख पाकिस्तान में है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1539 में चौसा के युद्ध के समय जब हुमायूं भागा था तो उसके प्राण की रक्षा किस व्यक्ति ने की थी? तो उसकी प्राण की रक्षा किया गया था किसके द्वारा? निजाम के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें मुगल सेना में भगदड़ मच गई थी और हुमायूं अपने कुछ विश्वास पात्र अनुयायी की सहायता से युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल गया था। उस समय हुमायूं जो था, निजाम नामक भिश्ती जो था उसकी सहायता से करमनासा नदी, ये ध्यान रखिएगा, करमनासा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है इस इतिहास का, इसी नदी को पार कर गया था। और ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं ने निजाम को एक दिन के लिए सम्राट भी घोषित किया था और निजाम ने चमड़ा का मुद्रा जारी किया था। निजाम जो था वह चमड़ा का मुद्रा जारी किया था, चमड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, निजाम के द्वारा चमड़ा का मुद्रा जारी किया गया था। हुमायूं और शेरशाह के बीच बिलग्राम का युद्ध हुआ था। अगर हुमायूं शेरशाह के बीच जो हुआ था युद्ध, उसका क्या नाम था? यहां तो नहीं आ पाएगा। हुमायूं शेरशाह के बीच बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? यह हुआ था मई 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह की मृत्यु ठीक बाद सूर साम्राज्य की गद्दी पर निम्न में से कौन बैठा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्लाम शाह। इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा था और इसका जो छोटा पुत्र था शेरशाह के बाद गद्दी पर बैठने वाला, जलाल खां था, और जलाल खां सूर साम्राज्य की गद्दी पर इस्लाम शाह नाम से बैठा था। ठीक है, उसका मूल नाम जो था जलाल खां था, लेकिन इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर यह बैठा था। और सूर वंश का शासन कब से कब तक चला था? 1540 से 1555 ईस्वी तक सूर वंश का शासन चला था। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब या मुहतासिब पद किस कार्य के लिए था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोगों के चरित्र एवं धर्म का निरीक्षण करने से संबंधित था। और मुहतासिब पद का सृजन जो है मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा किया गया था। ये शब्द जो है ना औरंगजेब ने गढ़ा था, औरंगजेब के द्वारा यह शब्द गढ़ा गया था। और मुगल प्रशासन में डाक विभाग के कार्य के निरीक्षण करने वाले अधिकारी को दरोगा या डाक चौकी कहा जाता था। आप सभी को ये सब पता होगा। ये सभी जो जितने भी की वर्ड्स है ना हिस्ट्री के, वो आपको याद करने होंगे, यही पूछा जाता है आपके एग्जाम में। मुगल प्रशासन में जो न्याय विभाग था उसको क्या कहा जाता था? काजी उल कुजात। लिख देते हैं, न्याय प्रशासन वाले को क्या कहा जाता था? काजी उल कुजात, जो न्याय प्रशासन से संबंधित था। इसी तरह और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि मुगल प्रशासन में सैन्य मामले का जो संभालता था उसको क्या कहा जाता था? सैन्य मामला संभालने वाले को, सैन्य मामला जो संभालता था ना उसको कहा जाता था मीर बख्शी। ठीक है, मीर बख्शी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन पुस्तक अकबर कालीन रचना है? अकबर के समय रचा गया था, तो कौन कौन सा? अकबरनामा, आईन अकबरी, तबकात अकबरी, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जो है रचा गया था अकबर के समय ही। और अकबरनामा के तीसरे भाग को आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है। अकबरनामा का ही तीसरा पार्ट जो है उसको आईन अकबरी कहा गया है। और आईन अकबरी भाग से मुगल प्रशासनिक जो डाटा है उसमें निहित है। और अकबरनामा पुस्तक जो है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। इसके द्वारा अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। ओके, और तबकाते अकबरी जो पुस्तक है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा, जो निजामी था उसने रचना की थी। निजामी के द्वारा लिखा गया था। उस पुस्तक का क्या नाम था? तबकाते अकबरी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक काल में निष्क क्या था? निष्क वैदिक काल में क्या था? तो एक आभूषण था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो
निष्क जो आभूषण था सोना का बना होता था, सोना का बना होता था या, और एक निश्चित वजन होता था इसमें, जिसको गले में पहना जाता था, और वैदिक काल में गले से धागे के सहारे लटकाकर यह पहना जाने वाला एक आभूषण था, जिसे रुकुम भी कहा जाता था। इसको रुकुम, इसको रुकुम भी कहा जाता था। और वैदिक काल में जो बालों में पहना जाने वाला एक स्वर्ण आभूषण था, जिसको कूर्म था, बाल में पहनते था वैदिक काल में, जिसको कूर्म कहा गया था। तो ये सभी फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है, कपड़े के टुकड़े पर जहाज का चित्र किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। ठीक है, जो कपड़े पर टुकड़े पर जहाज का चित्र जो है हड़प्पाकालीन स्थल में हड़प्पा स्थल से ही प्राप्त हुआ है। और पत्थर पर जो मुहर है उस पर जहाज का चित्र, जो पत्थर पर मुहर है उसमें जहाज का चित्र बनाया गया है पत्थर पर, ये जो है ये मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें थोड़ा सा हलचल हो सकता है। कपड़े के टुकड़े पर जहाज का चित्र हड़प्पा से मिला है, और पत्थर पर जो जहाज का मुहर चित्र मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसमें आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा एग्जाम के टाइम में। और टेराकोटा पर जो जहाज का चित्र मिला है, टेराकोटा, टेराकोटा, इस पर जो जहाज का चित्र मिला है ये कहां से मिला है? ये लोथल से मिला है। ये सभी ना बहुत मतलब बहुत नजदीकी ऑप्शंस हो सकते हैं आपके लिए, इसीलिए आपको बताए दे रहे हैं। और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर भी था, और लोथल से फारस का मोहर और चावल का प्रमाण मिलता है। और सामूहिक हत्या का प्रमाण कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। ये सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शासक शैव धर्म का अनुयायी शासक था? ये कौन सा था? तो बंगाल का गौड़ शासक शशांक बौद्ध धर्म का, और पुष्पभूति शासक हर्षवर्धन भी इसका सबसे बड़ा विरोधी था उस टाइम। और शशांक पर जो है बोध गया के बोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम जो था शैव धर्म का अनुयायी शासक था, और प्रारंभ में यह महेंद्र वर्मन जैन धर्म का अनुयायी था। और शैव संत अपार जो था उसके प्रभाव से वह शैव धर्म के कट्टर अनुयायी हो गया था, एकदम पूरा कट्टरता से उसका साथ देने लगा था। और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम जो था उसका शासनकाल 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, किसका? पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम का। और मत विलास प्रहसन पल्लव शासक जो महेंद्र वर्मन प्रथम का एक रचना है। ठीक है, कौन सा? मत विलास प्रहसन, यहां लिख देते हैं, मत विलास प्रहसन, यह किसका रचना है? तो महेंद्र वर्मन प्रथम का। इसकी रचना है। ठीक, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये तीनों जो है राइट आंसर है, तीनों कथन सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो शासक शैव धर्म का अनुयायी शासक था, बाद में भले बदल गया हो लेकिन शैव धर्म का अनुयायी रह चुका था कभी ना कभी। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के महान विद्वान हेमचंद्र को निम्न में से किस शासक द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोलंकी के चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज के द्वारा उसको समर्थन मिला था। और जय सिंह सिद्धराज जो था जैन धर्म का महान विद्वान था, जो हेमचंद्र को संरक्षण दिया था। और जैन विद्वान हेमचंद्र की जो रचनाएं थी, जैसे परिशिष्ट वर्णन हो गया, अभिधान हो गया, यहां पर लिख देते हैं, पहला लिखते हैं परिशिष्ट पर्वन हो गया। ठीक, दूसरा अभिधान हो गया, तीसरा है चिंतामणि। ठीक, चौथा उसका रचना था प्रमाण मीमांसा, प्रमाण मीमांसा। ठीक, पांचवा क्या था? कुमारपाल चरित्र, कुमारपाल चरित्र। ये सभी रचनाएं जो थे हेमचंद्र द्वारा रचे गए थे, और हेमचंद्र कुमारपाल के दरबार से ही जुड़ा था। किससे? कुमारपाल के दरबार से ही जुड़ा था हेमचंद्र। तो ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलंकी के चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज के दरबार का। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य दिव्यावदान के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिंदुसार के शासनकाल में अवंती का राजा
उपराजा अशोक था, सही है। बिंदुसार के दरबार में आजीवक संत रहते थे, सही है। बिंदुसार के काल में उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसे शांत करने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था, ये भी सही है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक, क्योंकि एक से अधिक विकल्प जो है सही है। तो दिव्यावदान के अनुसार सही है कथन ये सभी। और यह माना जाता है कि मौर्य वंशीय शासक जो बिंदुसार था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन सा? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, इसलिए आजीवक संत यहाँ पर रहते थे, इसीलिए आजीवक संप्रदाय को मानने लगा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद हुए 7 छात्रों में से कौन पटना के मिलर हाई स्कूल के छात्र थे? उनका क्या नाम है? तो देवीपद चौधरी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और 9वीं कक्षा के छात्र थे यह। अब वर्तमान में मिलर हाई स्कूल का नाम क्या है? अमर शहीद के नाम पर रखा गया है, शहीद देवीपद चौधरी उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठीक है। अगला है कि प्राचीन ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार के किस राज्य में है? वर्तमान कौन सा जिला है? तो ये है नालंदा जिला में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओदंतपुरी वर्तमान बिहार शरीफ में है, ठीक है, बिहार शरीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विरजानंद निम्न में से किसके पुत्र थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के पुत्र थे, ठीक। और 15 वर्ष तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहे थे। 1860 ईस्वी में स्वामी दयानंद मथुरा पहुंचे। कहां पर? स्वामी दयानंद मथुरा पहुंचे और स्वामी विरजानंद से उनकी मुलाकात हुई थी। और स्वामी दयानंद को स्वामी विरजानंद से वेदों के शुद्ध अर्थ और वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त हुई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन काल कब से कब तक था? तो वो था 1824 से लेकर के 1883 ईस्वी में उनका मृत्यु हो जाता है। ओके, ये सभी फैक्ट्स आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। 1886, 93 और 1906 ये सभी कथन सही है। 1886 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, यहाँ पर लिख देते हैं। 1886 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, वहां पर अध्यक्ष बने थे, ठीक। 1893 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी किए थे। और 1906 ईस्वी यह अधिवेशन फिर से कलकत्ता में हुआ था। इसके भी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने थे। और नौरोजी भारत के प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इन्होंने 1867-68 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है 20 रुपया से किए थे कि प्रति व्यक्ति आय भारत की 20 रुपये है। कब? 1867-68 में इन्होंने बताया था, ठीक। बढ़े आगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार पॉइंट लगाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ था। ताना भगत या टाना भगत आंदोलन से नाम से भी जाना जाता है, जो जतरा भगत के नेतृत्व में चलाया गया था। एक्सट्रीमली सॉरी, उनका नाम था क्या? जतरा भगत, ठीक है। इनके नेतृत्व में ही यह ताना भगत आंदोलन चलाया गया था 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज यात्री राल्फ फिच भारत का यात्रा कब किया था? यह यात्रा किया था 16वीं सदी में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो यात्री था राल्फ फिच, यह भारत में 16वीं सदी में अंतिम चरण में, 16वीं सदी का अंतिम समय चल रहा था, उस समय आया था। आगरा से बंगाल जाया था और बिहार से गुजरा था। और उसने विवरण में पटना का भी उल्लेख किया, राल्फ फिच नाम था उसका, ठीक है। और इसके अनुसार पटना में जो था, पटना में वस्त्र, अफीम और चीनी, इसका उल्लेख करता है। वस्त्र, चीनी और अफीम का उल्लेख करता है यह। और अपने विवरण में ढाका का सूती वस्त्र का भी इसने यूज किया था, ढाका जो वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हबसी व्यापार से संबंधित सही तथ्य की पहचान कीजिए, ठीक है। इसका सही तथ्य जानना है तो यहां पर है, इसका व्यापार यूरोप के लोग करते थे, ठीक। यहां पर आगे कूट दिया होगा। अफ्रीका महादेश के पश्चिमी तट से मूल निवासी हबसी को गुलाम बनाया जाता था, सही है। हबसी गुलाम में अमेरिका के यूरोपियन उपनिवेश में कार्य कराया जाता था, ये भी सही है। तीनों कथन सही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर केवल एक और दो, केवल तीन,
तो ये 1, 2 और 3 होता है ना, तो बी ऑप्शन हो जाता है। उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सभी कथन जो दिए गए हैं वो सही थे। और नई दुनिया को कब्जा करने में यूरोपियन ने हबसी लोगों के श्रम व्यक्ति का प्रयोग किया था और हबसी गुलाम को बिक्री के लिए नीलामी किया जाता था। और गुलाम का व्यापार भी 16वीं सदी के एक लाभकारी व्यापारी बन गया था। उस समय बहुत लाभ होता था गुलाम के बिक्री करने पर। अगला प्रश्न है, जैक्वेरिस विद्रोह से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। ठीक है, जैक्वेरी विद्रोह, क्या नाम है, जैक्वेरी। तो यहाँ पर कूट दिया गया है, कूट की सहायता से इसका करेक्ट आंसर चूज करना है। ओके, देख लेते हैं। व्यापारियों का विद्रोह नहीं, सामंतों का विद्रोह नहीं, कृषकों का विद्रोह सही है, और जर्मन विद्रोह, ये दोनों कथन सही है। बाकी सभी कथन यहाँ पर जो दिया गया है सही नहीं है, क्योंकि जैक्वेरी विद्रोह 14वीं सदी में फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था, और किसानों द्वारा किया गया था, जो 1358 ईस्वी की गर्मी की शुरुआत में उत्तरी फ्रांस में हुआ था। और यह विद्रोह पेरिस के उत्तर में ओइस की घाटी में हुआ था। इसका केंद्र जो था ओइस घाटी, ओइस घाटी यहाँ पर हुआ था। इस तरह जिसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 एवं 4, 3 एवं 5 ये कथन सही है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लियोनार्डो दा विंची, जिसे विश्व का प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है, वह किस देश के थे? तो वह जो था कहाँ का था, इटली का था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इसका जीवन काल जो था, कब से कब तक जिंदा था यह, 15 अप्रैल से लेकर के 1452 में इसका जन्म होता है, और 2 मई 1519 का इसका मृत्यु हो जाता है। ठीक, लियोनार्डो दा विंची का। और इटली का पुनर्जागरण जो हुआ था, उसमें यह मुख्य रूप से कला के क्षेत्र में उभर के आया था। और पुनर्जागरण काल में इटली के चित्रकारी, शिल्प और स्थापत्य की बहुत उन्नति हुई थी। तो लियोनार्डो दा विंची जो था एक धनी कलाकार था, इसमें बहुत ही कलाकारी था, चित्रकारी भी जानता था। और चित्रकार और मूर्तिकार के अतिरिक्त वह वैज्ञानिक भी था, गणितज्ञ भी था, इंजीनियर भी था, संगीतकार, ये सभी तो था। मतलब इतने सारे गुण उसके अंदर मौजूद थे। और विंची की 2 प्रमुख चित्रकारी थे, लास्ट सपर, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, लास्ट सपर और मोनालिसा, मोनालिसा, ये इसका कलाकारी था, 2 चित्रकारी था, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पर कौन था? तो उस समय इंग्लैंड की गद्दी पर था महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल नवंबर 1558 से लेकर के मार्च 1603 तक रहा था। और एलिजाबेथ कब से कब तक जिंदा रही थी? उसका जन्म जो हुआ था, यहां लिख देते हैं, एलिजाबेथ का जन्म हुआ था 7 सितंबर 1533 को एलिजाबेथ का जन्म होता है। और एलिजाबेथ की मृत्यु कब होती है? 24 मार्च 1603 ईस्वी को यह मर जाती है। ठीक है, ओके। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश इंडिया कंपनी, जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आदेश से शाही चार्टर जो लागू हुआ था, शाही चार्टर, ये चार्टर बहुत ही फेमस चार्टर है, जिसके तहत औपचारिक रूप से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार के लिए 15 वर्ष के लिए, जिसको एकाधिकार प्राप्त हो गया था उस समय। और 1599 में ब्रिटेन के प्रमुख व्यापारी और खोजकर्ता का एक समूह जो है पूरब के देश के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से मिला था, और पूरब के देश में ही शाही चार्टर प्राप्त करने के लिए योजना बनाया था। ओके, बढ़े अगले अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण दिया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लुई 11वां। ठीक है, लुई 11वां का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका शासनकाल तो था 1461 से लेकर के 1483 तक रहा था। और लुई 16वां ने सामंतों का दमन कर दिया था। सॉरी, लुई 11वां जो है सामंत का दमन किया था, 16वां नहीं, सामंत का दमन भी कर दिया था इसी ने। और इसी के माध्यम से कई वर्ग में कई लोग को प्रशासकीय पद पर प्रमुख समिति में नियुक्त भी किया गया था। लुईस 11वां जो था सड़क, बंदरगाह, जहाज, ये सब का निर्माण करवाया था, उद्योग का विकास भी किया था, जो सरकारी संरक्षण भी दिया था। और लुई 11वें के ही विकास के कारण जो है ना,
फ्रांस की यूरोपीय की राजनीति में प्रधान भूमिका निभाने में उसको बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। वहाँ के लोग उसको मानते भी हैं और उसकी कार्य की प्रशंसा की गई। फ्रांस में राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थापना भी उसी ने प्रशस्त किया था, लुई 11वां ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस की क्रांति निम्न में से किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1789 ईस्वी में हुई थी फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस को एक ऐसी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उथल पुथल का सामना करना पड़ा था जो बाद में फ्रांस की क्रांति के नाम से जाना गया। और यह क्रांति पूरा यूरोप में प्रचलित हुआ था सामंती प्रथा के विरुद्ध, और यह खलबली मच गई थी जब शक्तिशाली उथल पुथल यह मची थी। ठीक, और 1789 की फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो वो था लुई 16वां। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस के थे यह लियो टॉल्स्टॉय। और इनका जन्म जो हुआ था 9 सितंबर 9 1828 ईस्वी को। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 20 नवंबर 1910 को। ठीक है, और टॉल्स्टॉय जो था अहिंसा के समर्थक थे। यह अहिंसा में विश्वास करते थे गांधी जी की तरह, और धार्मिक रूढ़िवाद के विरुद्ध यह अपना विचार दिया करते थे, और उन्हें आलोचक द्वारा आध्यात्मिक अराजकतावादी भी कहा गया था। ठीक, और टॉल्स्टॉय को विश्व के महान लेखक में भी उनका गिनती आता है। इनकी रचना जैसे है वार एंड पीस। ठीक है, ये जानते होंगे, ये लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। और एक है अन्ना कैरेनिना, अन्ना कैरेना, ये इनकी ही रचना है, लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय की रचना जो है एक, जो मिलकर लिखे थे महात्मा गांधी और टॉल्स्टॉय, द किंगडम ऑफ द विद इन यू, लिख देते हैं द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। ये गांधी जी और लियो टॉल्स्टॉय की संयुक्त रूप से ये रचना है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लौह एवं रक्त की नीति जो है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, किसने अपनाया था? यूरोपीय नेता कौन था हुआ? तो सभी को पता है, यह अपनाया गया था बिस्मार्क के द्वारा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, बिस्मार्क के द्वारा अपनाया गया था 1862 ईस्वी में। बिस्मार्क द्वारा, पर जो प्रसा का चांसलर था, वह उस समय पदभार ग्रहण करने वाला था, और जर्मनी के एकीकरण आंदोलन में एक यथार्थवादी नेता के रूप में वह आया था व्यवहारिक रूप से। और बिस्मार्क का जो विश्वास था कि समकालीन महान जो प्रश्न है उस पर समाधान भाषण और बहुमत द्वारा नहीं, लौह और रक्त की नीति को अपनाकर ही किया जा सकता है। और उसने अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक दशक में 3 युद्ध, डेनमार्क के साथ, यहाँ लिख देते हैं किसके किसके साथ युद्ध किया? डेनमार्क के साथ। दूसरा युद्ध उसने किया था ऑस्ट्रिया के साथ। और तीसरा युद्ध जो था उसने किसके साथ किया था? फ्रांस के साथ। ठीक है, ये तीनों युद्ध बिस्मार्क के शासनकाल में हुआ था। और रियल पॉलिटिक नीति को अपनाया था उसने। कौन सा? रियल पॉलिटिक, यहाँ के ही होगा। ठीक है, क्यों सी नहीं समझिएगा कि गलती से लिखा गया, रियल पॉलिटिक, यही नीति अपनाया था उसने। ठीक, और इसे लॉ चांसलर के नाम से भी जाना जाता है। क्या? लॉ चांसलर। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया? इस आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह आयोजन हुआ था पेरिस शांति सम्मेलन के द्वारा 1919 ईस्वी में। और प्रथम विश्व युद्ध के विजयी राष्ट्र जो थे, मित्र राष्ट्र, कौन जीता था? मित्र राष्ट्र। इसी गुट ने युद्ध के समय, जो युद्ध के बाद का समय था, उसकी व्यवस्था स्थापित करने के लिए जनवरी 1919 में पेरिस के एक शांति सम्मेलन आयोजित किया था। और इस सम्मेलन में सभी विजयी राष्ट्र को प्रतिनिधि जो था उसको शामिल किया। और पेरिस सम्मेलन 1919 में पराजित राज्य को समझौता करने के लिए 5 जो शांति संधियां थी उसको प्रारूप करके, तैयार करके उसको दिया गया था। और तैयार 5 संधि में से जो यूरोप का मानचित्र था बिल्कुल ही चेंज हो गया। वहाँ से यूरोप जो है बिल्कुल बदल गया। ठीक, आगे देखिए साथियों, हमारा दूसरा चैनल है कैरियर पॉइंट स्टडी, ये देख सकते हैं आप लोग, ये सर्च कर लीजिएगा आप लोग यूट्यूब पर जा करके, कैरियर पॉइंट स्टडी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी बार फ्री टेस्ट सीरीज के लिए परीक्षा वाटिका तो है ही आपके साथ, हमेशा से रहा है, हमेशा रहते रहेगा आगे भी।
तो आप लोग इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।